नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ बड़ी खबरों से और सबसे पहले आपको बता दें 2000 रुपए के नोट को बैंक में जमा करने की या इससे दूसरे नोटों से बदलने की आज यानी कि 7 अक्टूबर को आखिरी तारीख है। इससे पहले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया था कि 96% से ज्यादा 2000 रुपए के नोट बैंक खाते में वापस आ गए हैं, जिनकी कुल वैल्यू 3.43 लाख करोड़ है। इसमें से 87 नोटों को बैंक में जमा किया गया है, बाकी नोटों को दूसरे नोटों से एक्सचेंज किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि अभी लगभग 12,000 करोड़ रुपए के 2000 के नोट चलन में है, जिसका आना अभी भी बाकी है। इससे पहले नोट बदलने का आखिरी दिन दरअसल 30 सितंबर था, लेकिन आरबीआई ने आखिरी दिन को इसकी मियाद बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2023 कर दी है। तो 2000 का नोट आपको बता दें 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया था। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नया नोट जारी किया गया था। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी थी। वहीं 2021-22 में 38 करोड़ वैल्यू के 2000 के नोट नष्ट किए गए थे। तो नोट बदलने के लिए किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत है या नहीं, या फिर कोई भी व्यक्ति इन नोट्स को बदल सकता है या नहीं, आप किस बैंक में ये नोट को बदल सकते हैं या नहीं, ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं और इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे। तो देखिए, सबसे पहले सवाल तो ये कि नोट बदलने के लिए किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत है कि नहीं। तो हम आपको बता दें कि नहीं, बिना किसी डॉक्यूमेंट के भी आप बैंक में जाकर आसानी से इन नोटों को बदल सकते हैं। दरअसल नोट बदलने में कोई भी परेशानी न हो, इसलिए बैंक को भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। एक बार में आप 20,000 की सीमा तक 2000 के नोट को दूसरे डिनोमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। वहीं इसे अकाउंट में जमा कराने की भी कोई लिमिट नहीं है। तो यह सवाल उठता है कि आप बिना डॉक्यूमेंट के नोट तो बदलवा सकते हैं, लेकिन क्या आप किसी भी बैंक अकाउंट में इन नोट्स को बदलवा सकते हैं? तो जी हाँ, आप नॉन अकाउंट होल्डर भी अगर है तो भी आप किसी भी बैंक शाखा में जाइए और आप अपने 20,000 तक की सीमा तक के 2000 के नोट आसानी से बदलवा सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो फैसला सरकार ने लिया है या ये जो अभी फैसला लिया गया है आरबीआई की ओर से 2000 के नोटों को छपाई बंद कर दी है और नोटों को नष्ट किया जा रहा है, बदला जा रहा है, तो ये फैसला क्या सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया था 2016 में बंद किए गए नोटों की, उनकी भूल है क्या? तो हम आपको बता दें 2016 में 500 और 1000 के नोटों की बंद किए गए थे और इनकी कमी को पूरा करने के लिए 2000 के नोट छापे गए थे। जब पर्याप्त मात्रा में दूसरे डिनोमिनेशन के नोट उपलब्ध हो गए थे तो 2018-19 में 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। यानी कि सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता कि 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करना सरकार की भूल की सुधार है, क्योंकि ये फैसला आरबीआई ने लिया है। दरअसल क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने ये फैसला लिया है। क्लीन नोट पॉलिसी में लोगों से गुजारिश की गई है कि वे करेंसी नोट्स पर कुछ भी ना लिखें, क्योंकि ऐसा करने से उनका रंग रूप बिगड़ जाता है और लाइफ भी कम हो जाती है। लोगों को लेन देन में अच्छी क्वालिटी के बैंक नोट मिले, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्लीन नोट पॉलिसी लागू की गई है। और ये अब सवाल उठता है कि ये किन लोगों पे लागू है और कौन कौन से लोग नोट बदल सकते हैं। मतलब क्या ये किसी पर्टिकुलर वर्ग के लोगों पर लागू है या फिर हर किसी पर ये लागू है कि 2000 के नोट उन्हें बदलना होगा? तो मैं आपको बता दूं कि ये फैसला सभी के लिए लागू है। हर वो व्यक्ति जिसके पास 2000 के नोट है, उन्हें आज यानी कि 7 अक्टूबर 2023 तक बैंक में किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट करने या दूसरे नोटों से एक्सचेंज कराने होंगे। तो ये फैसला लिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसमें 2000 के नोट बदले गए हैं और 2000 के नोट बदलने का फैसला
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिया गया है। और इसमें आपको बता दें कि आपको नोट बदलने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। आप आसानी से 20,000 तक के लिमिट के 2,000 के नोट बदल सकते हैं या फिर एक्सचेंज करा सकते हैं। साथ ही ये हर वर्ग के लोगों पर लागू होगा और आप किसी भी बैंक शाखा में जाकर अपने नोट बदलवा सकते हैं। तो ये फैसला था आरबीआई का। वहीं अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की ओर और आपको बता दें, इंदौर के विधानसभा क्षेत्र 1 से टिकट मिलने के बाद लगातार जनसंपर्क कर रहे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हर दिन अनोखे बयान दे रहे हैं। अब उनका एक और बयान वायरल हो रहा है। ये बयान उन्होंने इंदौर 1 के वार्ड 5 में आयोजित कार्यक्रम में दिया था। आपको बता दें, कैलाश विजयवर्गीय ने यहां कार्यकर्ताओं से कहा कि इंदौर के क्षेत्र क्रमांक 1 को अब विकास में भी नंबर 1 बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस वार्ड से एक भी वोट न जाए। मैंने घोषणा की है कि जिस पोलिंग बूथ से कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा, उस बूथ अध्यक्ष को 51,000 का इनाम दूंगा। कांग्रेस ने यहाँ कोई काम नहीं किया है। मैं फोकट बात नहीं करता हूँ। मैं जहां भी विधायक रहा, विधायक विकास में नंबर 1 रही है। उन्होंने कहा इंदौर 4 में गया, इंदौर 2 में गया और महू से भी चुनाव लड़ा। वहां आप विकास देख सकते हैं। आप लोगों से मेरा वादा है कि पूरे इंदौर को उठाकर इंदौर 1 में आऊंगा। ये भी कहा कि मैं मेयर बना था तब टेम्पो चल रहे थे, मैंने बंद करवाए, बस मैंने चलवाई, मेट्रो का प्रस्ताव भी मैंने रखा, ऐसा भी कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने। उन्होंने कहा कि आज टेम्पो से मेट्रो तक का सफर यदि हुआ है तो भाजपा के माध्यम से ही हुआ है। आगे हम इंदौर को और आगे बढ़ाएंगे और भाजपा को आशीर्वाद दीजिए। तो इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। आपको बता दें, इंदौर क्रमांक 1 से कांग्रेस के मौजूदा विधायक संजय शुक्ला का कहना है कि मेहमान के रूप में विधानसभा का चुनाव लड़ने आए नेताजी ने मतदान करने वाली जनता को चुनौती दे दी है। इन इनाम की घोषणा के साथ उन्होंने पैसे बांटकर चुनाव में वोट खरीदने और गुंडागर्दी करने के लिए अपने लक्ष्य का संकेत दिया है, ऐसा आरोप लगाया है कांग्रेस के प्रत्याशी ने। तो इंदौर 1 को शांत क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है। अब मेहमान इसे भी क्षेत्र क्रमांक 2 की तरह बना देना चाहते हैं और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी। और इस मामले में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र रघुवंशी का कहना है कि इस तरह के बयानों की जानकारी नहीं है, कोई शिकायत आती है तो जांच करेंगे। तो इस तरह के बयान से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है, कई सवाल भी उठते हैं। तो इन सभी चीजों पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो जय जी, जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, हाल फिलहाल में उन्होंने एक बयान दिया है कि मैं इंदौर क्रमांक 1 से विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूं, तो अब इंदौर क्रमांक 1 को सच में नंबर 1 बनाऊंगा। और इसके अलावा एक और बयान उन्होंने दिया है कि जिस बूथ पर कांग्रेस को एक भी वोट नहीं जाएगा, उस बूथ के अध्यक्ष को वो 51,000 रुपए इनाम देंगे। इन पर आपका क्या कहना है? देखिए, कैलाश विजयवर्गीय निश्चित रूप से बहुत बड़े नेता है और हमेशा ये टास्क को अचीव करने वाले नेता है। बिल्कुल। आपको मैं इनके विषय में जो मैं बहुत बेहतर ढंग से जानता हूँ, ये पार्षद रहे, बहुत अच्छे गाते हैं। पार्षद रहने के बाद इन्होंने जो इंदौर के नंबर 2 विधानसभा क्रमांक है वहां से चुनाव लड़ते थे जी। वहां उन्होंने निश्चित रूप से इतना बढ़िया काम किया है, जहां आज उनको हराना तो दूर की बात है। उनके जो शागिर्द हैं रमेश मेंदला, वो अब वहां से चुनाव लड़ते हैं और सबसे मध्य प्रदेश के ज्यादा वोटों से जीतने वाला वो सीट को बना दिया है जी। उसके बाद जब वहां ताई और भाई की लड़ाई थी, ताई का मतलब है सुमित्रा महाजन और भाई का मतलब होता था कैलाश विजयवर्गीय। इन दोनों के एक प्रतिद्वंदिता वहां पर देखने को मिलता है। इसी के चलते जब उनको 2 नंबर से महू शिफ्ट किया गया था, महू में बड़े नेता अंतर सिंह दरबार के रूप में वहां कांग्रेस के मौजूद थे जी। जब कैलाश विजयवर्गीय को वहां से टिकट मिला
जी। तो अधिकतर लोगों ने ये कहा कि कैलाश विजयवर्गीय को निपटाने के लिए वहां से दिया गया है। अगर कैलाश विजयवर्गीय महू जाएंगे तो निश्चित रूप से उनको हार मिलेगी और हारने के बाद कैलाश विजयवर्गीय के राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और जो कैलाश विजयवर्गीय के विरोधी थे उन्होंने सबने कहा कि अब कैलाश विजयवर्गीय फंस गए, अब ये बाहर नहीं निकल पाएंगे और यहाँ से इनके राजनीतिक गिरावट शुरू होगा जी। लेकिन जब वहां से वो जीत के आए तो वो और बड़े नेता के रूप में वो जाने गए, पहचाने गए। दोबारा फिर मऊ से चुनाव लड़े, फिर जीते। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बार जो चुनाव के जो परिदृश्य में अगर नजर डालेंगे जी। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत फूक फूक के कदम रख रही है। बिल्कुल। इस कदम रखने के और कदम आगे बढ़ाने के मामले में कांग्रेस पिछड़ रही है। इंदौर 1 से संजय शुक्ला वहां वर्तमान विधायक है जी। मैं आपको बता देना चाहूंगा, विष्णु गणेश शुक्ला ब्राह्मण समाज के बड़े नेताओं के रूप में इंदौर में थे और भारतीय जनता पार्टी से उनका ताल्लुकात रहा है। तो उनके जो टीम है वो भारतीय जनता पार्टी की टीम भी है और कांग्रेस में आने के कारण से संजय शुक्ला को कांग्रेस की टीम भी मिल गई। अब जो कि इंदौर के पूरी तरह से परिदृश्य बदल चुका है। कैलाश विजयवर्गीय अब वो पार्षद जैसे एक गाने वाले छोटा सा नेता नहीं रहे, अब वो राष्ट्रीय महासचिव है और देश के भारतीय जनता पार्टी में जो टॉप 20 नेता है उसमें उनको गिने जाते जी। उनका नाम गिना जाता है। तो ऐसे स्थिति में जब इंदौर 1 से उनको टिकट मिला, एक तो गुटबाजी खत्म हो गई उनके नाम पे क्योंकि बहुत सारे लोग वहां से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक थे। बिल्कुल। पूर्व विधायक जो सुदर्शन गुप्ता है वो भी वहां से टिकट पाने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के मैदान में आने से वो गुटबाजी खत्म हुई है और संजय शुक्ला के रूप में जो एक कद्दावर कांग्रेस के नेता है जो सारे सर्वे में उनको जीता हुआ माना जा रहा था, अब वो नहीं है। अब कैलाश विजयवर्गीय के साथ में फाइट है और मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से मुझे लग रहा है कि वहाँ अंततः कैलाश विजयवर्गीय वहाँ चुनाव जीत सकते हैं। जहां तक सवाल आपने किया है कि लालच देना, चुनाव में देखिए, चुनाव में हर चीज साम दाम दंड भेद चारों नीति को वहां पर अपनाया जाता है। बिल्कुल। यही कारण है कि ये सारे चीजें जो लालच देना या इस प्रकार की घोषणाएं निश्चित रूप से वो उम्मीदवार करते रहते हैं और ये तो घोषणा हुई, घोषणा तो करेंगे ही। जी बिल्कुल। लेकिन कई बार तो हमें कैमरे के सामने नोट बांटते हुए, शराब बांटते हुए, साड़ी बांटते हुए, कंबल बांटते हुए हमने देखा है। तो चुनाव में कुछ भी गलत नहीं माना जाता है, केवल और केवल उसका जो लक्ष्य होता है उम्मीदवार का जीत। जीत के लक्ष्य को लेकर जो जाएगा मैदान में तो इस प्रकार के कई घोषणाएं करेंगे, कई प्रकार के लालच देंगे, लेकिन चुनावी मैदान में इसे गलत माना नहीं जाता है। कानून के नजर में जरूर गलत माना जा सकता है। हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई चीज की घोषणा होती है, आपने कल देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी घोषणा के पीछे कई राज्य और केंद्र शासन को नोटिस जारी किया है कि आप रेवड़ियां बांटने की जो है चेष्टा आप नहीं करेंगे और 4 हफ्ते में आप जवाब दीजिए कि ये सारे क्या चल रहा है। तो धीरे धीरे कानून भी जो है इस जो घोषणा विरोध पे कब्जा, मतलब एक तरह से जो है शिकंजा कसते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर कोई कार्रवाई तो होगी नहीं। लगता है इस प्रकार के जो घोषणाएं हैं और कैलाश विजयवर्गीय इस मामले में बहुत माहिर है जी, कि वो जनता को किस प्रकार से लुभाना है वो भली भांति जानते हैं। जहां तक सवाल जीतने हारने का है, उन्होंने जिस प्रकार से नंबर 2 और महू का विकास किया है
वो जो गिनाते हैं वो उसमें सच्चाई है। वो जनप्रतिनिधि के रूप में एक सफल राजनेता है। इसके पीछे कारण यही है कि वो लगन से जनता के लिए काम करते हैं, दिल से लोगों से जुड़ते हैं। यही उनके जो है शक्ति है, यही उनकी ताकत है। और इसी कारण से उनको संजय शुक्ला जैसे कद्दावर नेता, ताकतवर नेता के सामने भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। इसको उतारने से पहले ये माना जा रहा था कि संजय शुक्ला निश्चित रूप से चुनाव वहां से जीत जाएंगे, लेकिन इनके आने के बाद उस जीत पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल कर ली है। अब इलेक्शन के ये परिणाम ही बताएगा कि ये दोनों नेता में से कौन ने जीत हासिल की। तो मतलब कि जय जी, कैलाश विजयवर्गीय का ये जो बयान है, हालांकि देखा जाए तो बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि जब वे महू से चुनाव लड़े थे और इंदौर क्रमांक 2, क्रमांक 4 से चुनाव लड़े, तो उन्होंने वहां पर कई विकास कार्य किए, काफी सारे विकास कार्य किए। वहीं संजय शुक्ला लेकिन आरोप लगाते हैं कि इस तरह के बयानों से जनता को चुनौती दे रहे हैं और जनता को पैसों से खरीदने की कोशिश की जा रही है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने ये कहा है कि चुनाव में वायदे, उसके बाद लालच, ये सारे चीजें तो होते ही आए। वो संजय शुक्ला भी अभी करने लगेंगे अभी कुछ दिन बाद, आप देखिए। तो इसे गलत नहीं माना जा सकता है। गलत तो ये है, लेकिन किसी भी प्रकार से चुनाव में किसी को लालच नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो लालच नहीं देता जी। इसी कारण से मैं बोल रहा हूं गलत नहीं है। निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसमें बिल्कुल नजर दौड़ा के इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जो लोग घोषणा करे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो या कांग्रेस का हो, ये नहीं हो सकता है कि आज कैलाश विजयवर्गीय ने कुछ बोल दिया तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही, कल किसी और ने बोला उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए कि वो तो घोषणा पत्र जो जारी करते हैं, ये क्या है? घोषणा पत्र तो लिखित रूप से जो है दस्तावेजी एविडेंस है कि आप घोषणा कर रहे हो, जनता को लालच दे रहे हो। लेकिन क्या है, ये अंततः जो है उसकी पूर्ति तो करते नहीं है। निर्वाचन आयोग को इस मुद्दे पे सख्त होना चाहिए। ये होना चाहिए कि अगर आपने घोषणा की या घोषणा पत्र में आपने किसी मुद्दे को उठाया या लिखा और आपने 5 साल के कार्यकाल में यदि पूरा नहीं कर पाए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनको चुनाव से जो है निष्कासित करना चाहिए। लेकिन जय जी, ये तो कई बार देखा गया है, अक्सर नेता लोग या अक्सर प्रत्याशी ऐसा करते हैं कि पहले घोषणा कर देते हैं और उसके बाद उस क्षेत्र में देखने तक नहीं आते हैं, फिर जनता परेशान होती है, जनता बेहाल होती है। लेकिन अगर कैलाश विजयवर्गीय जी की बात करें तो सच में देखा गया है इंदौर ने सच में विकास किया है, तो उम्मीद जताई जा सकती है ना कि अगर वो यहाँ से जीतते हैं तो यहाँ पर भी विकास होगा इंदौर क्रमांक 1 में। नहीं, मैं बोलना जो चाह रहा हूं कि घोषणा करना कोई बुरी बात नहीं है। जनहित में यदि आप घोषणा कर रहे हो कि मैं आपके क्षेत्र से जीतने के बाद मैं ये काम करूंगा या वो काम करूंगा, ये तो जनता का भी अधिकार है और राजनेता का भी जो है उनको भी एक ये है कि उनको करना चाहिए। लेकिन घोषणा करना ही पर्याप्त नहीं है। घोषणा करके छोड़ देना जो है ये अपराध की श्रेणी में आना चाहिए, जो कानून भारतीय संविधान में नहीं है। अभी ये आना चाहिए कि अगर आपने किसी ने घोषणा की है और वो और आपने वोट ले लिया, जीत गए और उसके बाद उसकी पूर्ति नहीं हुई, तो जनता जो है ठगा सा महसूस करते हैं कि ये देखिए इन्होंने घोषणा की थी, हमारे वोट ले गए और उसके बाद कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस पर कानून बनना चाहिए और जब तक कानून नहीं बनता है तब तक इस प्रकार से घोषणाएं होती रहेंगे और तब तक उसको गलत नहीं माना जाएगा। इसीलिए कैलाश विजयवर्गीय जो घोषणा कर रहा है उसको किसी प्रकार से गलत नहीं माना जा सकता है। तो घोषणा करना कोई बड़ी बात नहीं है, हर पार्टियां करती है और हर उम्मीदवार करती है। तो लेकिन जब हर उम्मीदवार भी ये घोषणा करते हैं तो जनता के बीच में जाने के बाद उनको कुछ न कुछ आश्वासन तो देना ही पड़ेगा। हर जनता को जो है कुछ न कुछ समस्या होती है, तो उसमें जो है अगर घोषणा करते हैं तो इसको गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन उसकी पूर्ति ना होना, इस पर जो है कोई ना कोई कानून होना चाहिए कि अगर आपने कुछ कमिटमेंट किया तो उसकी पूर्ति हो, उसका अमल में लाओ।
तो जय जी, इस तरह की जो घोषणाएं हैं खास करके जो कैलाश विजयवर्गीय जी करते हैं और वार्ड क्रमांक 1 में इस बार जो उन्होंने की है, उस पर जनता का क्या रुख हो सकता है? क्या सच में वो बीजेपी के लिए फायदेमंद होंगे? कैलाश विजयवर्गीय का पलड़ा भारी पड़ेगा संजय शुक्ला के सामने? ये मैंने पहले ही बताया है कि देखिए, दोनों नेता बड़े नेता है और दोनों उस क्षेत्र के माने हुए, इंदौर के माने हुए नेता है। ये है कि कैलाश विजयवर्गीय के जो चुनावी शैली है और संजय शुक्ला के जो चुनावी शैली है, दोनों अलग अलग है। कैलाश विजयवर्गीय बहुत हाई प्रोफाइल चुनाव लड़ते हैं और संजय शुक्ला कांग्रेस के मापदंड के अनुसार चुनाव लड़ते हैं। कैलाश विजयवर्गीय के आप कुछ दिन बाद देखिए, उस क्षेत्र के माहौल में 9 सीटें हैं इंदौर के, सबकी टक्कर लगा के जो है नजर उसी सीट पर रहेगी जिस पर कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय के मैदान में आते से ही जो है वहाँ का माहौल बिल्कुल गर्मा गया है और ये आखिरी दिन तक रहेगा, काउंटिंग 3 दिन तक रहेगा। सबकी नजर 9 में से जो है उसी सीट पर लगी रहेगी। कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव प्रबंधन कैसा है, कैलाश विजयवर्गीय क्या कर रहे हैं, उनकी घोषणा क्या हो रही है, वो कितने लोगों से मिल रही है, कौन सा गाना गा रहे हैं, सबकी नजर उस पर रहेगी। और जब तक काउंटिंग नहीं हो जाए तब तक लोग उसमें निगाह बनाए रखेंगे। और मुझे लगता है कि फिलहाल ऐसा लग रहा है कि संजय शुक्ला पर कैलाश विजयवर्गीय भारी है। बहुत बहुत शुक्रिया जय जी, आपका हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस तरह की बयानबाजी, घोषणाएं, क्योंकि चुनाव नजदीक है, लगातार जारी है और सही भी है, क्योंकि चुनाव में प्रत्याशियों का काम ही है जनता को लुभाना और जनता के लिए घोषणाएं करना। हालांकि ये चीज बहुत सही की हमारे एडिटर इन चीफ ने कि अगर सरकार कोई घोषणा कर रही है या कोई भी प्रत्याशी कोई घोषणा कर रहा है तो उस घोषणा पर अमल भी किया जाए बाद में। खैर, हम बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको बता दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि अगले 2 साल में नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म कर देंगे। शाह ने नक्सलवाद प्रभावित राज्यों की मीटिंग के दौरान ये बात कही है। आपको बता दें, गृह मंत्री ने यह भी कहा कि 2022 में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सबसे कम हिंसक घटनाएं हुई हैं। इसके चलते होने वाली मौतों का आंकड़ा भी पिछले 4 दशक में सबसे कम रहा। साथ ही अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद मानवता के लिए अपवाद है, हम इसके हर रूप को जड़ से खत्म कर देना चाहते हैं। वहीं अफसरों ने बताया कि 2022 में नक्सली हिंसा में 77% तक की कमी देखी गई है और 2010 में यह काफी ज्यादा थी। तो रिव्यू टीम की मीटिंग में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और झारखंड के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मीटिंग में पहुंचे। वहीं ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मंत्री भी बैठक में शामिल हुए थे। अफसरों ने बताया कि पिछले 5 सालों में नक्सलवादी इलाकों में सिक्योरिटी में खासा सुधार हुआ है और केंद्र सरकार ने 2015 में नक्सली हिंसा मामले में राष्ट्रीय स्तर की नीति और एक्शन का प्लान बनाया है। अफसरों ने यह भी बताया कि 2010 की तुलना में करें तो 2022 में नक्सली हिंसा के चलते सिक्योरिटी फोर्सेस और आम लोगों की होने वाली मौतों में 90% तक की कमी आई है। और आपको बता दें, एक बड़ा आंकड़ा है 90% तक की कमी आना। वहीं गृह मंत्रालय के डेटा के मुताबिक 2004 से 2014 तक 17,679 नक्सली घटनाएं हुई है, जिसमें से 6,984 मौतें हुई। वहीं 2014 से 15 जून 2023 तक नक्सली हिंसा की 7,649 घटनाएं हुई है और 2020 में लोगों की जान गई है। तो इस तरह की घटनाएं हालांकि देखा जा रहा है कि कम हुई है, आंकड़े यही बताते हैं कि घटनाओं में कमी आई है। वहीं अब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2 साल में उन्हें नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म करना है, जिसको लेकर अफसरों का भी कहना है कि इन तरह की घटनाओं में कमी आई है। 2004 से लेकर 2014 तक घटनाएं कम आई है। वही जो कुछ नक्सलवादी क्षेत्र है उनमें मौतों का आंकड़ा भी 90% तक कम हुआ है, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। तो देखना होगा कि अगले 2 साल में ये किस हद तक और कम होता है और अगर सच में ये कम होता है तो देश के लिए एक बड़ी बात होगी, राज्यों के लिए बड़ी बात होगी, उन क्षेत्रों के लिए बहुत ही फायदेमंद बात होगी और खुशी की बात होगी कि नक्सलवाद कम हो रहा है और देश को जाहिर तौर पर इससे लाभ मिलेगा। तो हमारे फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।